Good evening. In last class we are discussing about art and culture of Bihar. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार की कला एवं संस्कृति की चर्चा की थी और when we talk about art and culture of बिहार, जब हम लोग बिहार के कला एवं संस्कृति की बात करते हैं, बिहार में कला एवं संस्कृति की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 4 सेक्शन महत्वपूर्ण है. तो देयर आर 4 सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन आर्ट एंड कल्चर ऑफ इन बिहार. आर्ट एंड कल्चर इन बिहार, तो 4 सेक्शन महत्वपूर्ण है. हालांकि केवल 4 में बंद कर नहीं रहना है, अब आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए. तो रचनात्मकता बहुत जरूरी है और इसके अंतर्गत हम लोगों ने किया था मौर्य कला. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था. इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड ऑन मौर्यन आर्ट. तो मौर्यन आर्ट पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. देन पाल कला, इसके बाद हम लोग पाल कला के बारे में पढ़ेंगे, पाल आर्ट. फिर हम लोग पटना कलम को देखेंगे, पटना कलम. देन मधुबनी पेंटिंग, इसके बाद मधुबनी पेंटिंग को देखना है, मधुबनी पेंटिंग. कुछ लोगों की शिकायत है कि सर लिखा नहीं रहे हैं. तो सर लिखाएंगे तो आप लोग क्या लिखिएगा, ये बहुत जरूरी है चीजों को समझना कि हम लोग तैयारी क्या कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. और मेंस में क्या है, जीएस के सेक्शन पढ़ रहे हैं. जीएस के सेक्शन में इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के सेक्शन में बिहार में कला एवं संस्कृति. तो वी आर स्टडिंग मेंस, जीएस मेंस, और इन जीएस मेंस हिस्ट्री एंड इन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार. तो मैं आंसर लिखवा क्यों नहीं रहा हूं, तो लिखवा तो रहा हूं. अगर आप देखेंगे तो मेरी क्लास मैंने तो पूरा का पूरा आंसर बता दिया है विथ स्ट्रक्चर. जब आप उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तो आंसर निकल जाएगा. अभी मैं बताऊंगा और तब आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं आंसर लिखा रहा हूं आप लोगों को. आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं आंसर लिखा रहा हूं. और एक आंसर मैंने लिखवा दिया है आप लोगों को, और वो आंसर क्या था, आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार में, बिहार के कला एवं संस्कृति में मौर्य कला को मैंने पढ़ा दिया है. ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. और मौर्य कला के अंतर्गत क्या क्या बिंदु हैं उस पर चर्चा हुई है. हाँ, क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने लिखाया है मतलब बताया है, तो उसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, ऐसी बात नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें क्या कुछ अंतर हो सकते हैं. इसीलिए मैंने डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आंसर स्टेप आप लोगों को तैयार करवा दिया है. और उस आंसर स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग जाते हैं बाद में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए. तो वी वेर स्टडिंग आर्ट एंड कल्चर इन बिहार. तो हम लोग बिहार में कला एवं संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत एक सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया था और वो किया था मौर्य कला. क्लियर. तो मौर्य कला के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था. अब देखिए, मौर्य कला पर कोई क्वेश्चन आता है, इफ एनी क्वेश्चन इज आस्किंग ऑन मौर्यन आर्ट, तो मैंने बताया कि दीज आर द पार्ट्स विच कैन बी इंक्लूडेड इन योर आंसर. मतलब ये वो भाग हैं जिसको आपके उत्तर में शामिल किया जा सकता है, यानी इट कैन बी इंक्लूडेड, इसे शामिल किया जा सकता है इन योर आंसर, आपके उत्तर में. तो
जो चर्चा थी मौर्य कला में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और उसके बाद राजकीय कला और लोक कला के अंतर्गत। अब इसी को अलग अलग वे में पूछा जा सकता है जैसा कि मैंने डिस्कस किया, लेकिन एक आंसर मैंने आप लोगों को लिखा दिया है, वन आंसर लिखा दिया, मतलब समझा दिया, आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको समझिए। जैसे मैं बोलना शुरू करूं, ये क्वेश्चन अगर पूछा गया मौर्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश डालें, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन योर ग्रुप, तो आपके ग्रुप में अवेलेबल रहेगा और इस पीडीएफ के सहारे आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा ये क्वेश्चन पूछा गया, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड that light on the development of architecture and sculpture under Mauryan art, तो मौर्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश डालें, तो सीधे सीधे लिखते जाना है। सर्वप्रथम मौर्य काल में भारतीय कला का विविध स्वरूप प्रकट हुआ, जिसमें कला के यथेष्ट प्रगति के साक्ष्य मौजूद थे। राजकीय कला के साथ साथ लोक कला के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जिसमें वास्तुकला और मूर्ति कला विकसित अवस्था में थी। ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसी को बस लाइन में डाल देना है। That means for the first time various forms of Indian art appeared in the Mauryan period. Evidences of substantial progress of arts were present. State art, in which state art as well as folk art was available, in which architecture and sculpture was in advanced stage. It will be the introduction. Then इसके बाद क्या होगा, तब फिर पैरा चेंज करेंगे, पैरा चेंज करके लिखेंगे कि मौर्य कला के अंतर्गत इन मौर्यन आर्ट स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के विकास को विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। कैन बी अंडरस्टैंड इन डिफरेंट पॉइंट्स। पुरातात्विक साक्ष्य से जो जानकारी प्राप्त होती है, बाय द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस व्हिच शोज दैट, जो बताता है कि राजकीय कला के साथ साथ लोक कला का विकास हुआ। ए डेवलपमेंट ऑफ फोल्क आर्ट एलोंग विथ स्टेट आर्ट वाज इन मौर्यन आर्ट। यहां हियर कलाकृतियों के विभिन्न रूप हैं। देयर वेर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स लाइक जैसे स्तंभ, स्तूप, पाषाण वेदिका व गुहा विहार, पिलर्स, स्तूप्स, स्टोन अल्टार्स एंड केव श्राइन्स। ये सेकेंड पैरा हो गया। थर्ड पैरा पे जाएंगे कि आर्ट इन स्टेट आर्ट, राजकीय कला के अंतर्गत कला के विभिन्न पक्ष थे। देयर वेर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट लाइक जैसे ए बी करके ये इसको दो रूप में बांट सकते हैं। शासक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रूलिंग क्लास एंड एक्सटेंसिव एंड टेक्निकल यूज ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का व्यापक एवं तकनीकी उपयोग। इसी को एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे शासक वर्ग की भूमिका को उनकी व्यक्तिगत रुचियां एवं दृष्टिकोण के अंतर्गत समझा जा सकता है। रोल ऑफ रूलिंग क्लास कैन बी अंडरस्टूड एज पर्सनल इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स इन विच, जिसमें सार्वभौमिकता का कोई दृष्टिकोण नहीं है। देयर इज नो विजन ऑफ यूनिवर्सलिटी, तो वह क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट और एटीट्यूड है। मौर्य कला में इन मौर्यन आर्ट पत्थरों का व्यापक एवं तकनीकी प्रयोग हुआ। देयर वेर एक्सटेंसिव एंड टेक्निकल यूजेज ऑफ स्टोन्स थ्रू विच, जिसके द्वारा कला के अस्थायित्व पर बल दिया गया। emphasis on permanence of art, the concept of vastness in art and the usage of advanced technology of monolithic art and polish। तो जिसमें कला की विशालता की संकल्पना प्रकट होती है और यहाँ एकास्म कला एवं पॉलिश की उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया था। अगले पैरा में जाएंगे तो मौर्य कला में का एक विविध रूप, मौर्य कला के अंतर्गत राजकीय कला में गुफा चित्र प्राप्त होता है। तो केव पेंटिंग वाज फाउंड इन स्टेट आर्ट, तो इन विच, जिसमें चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था। केव्स वेयर बिल्ट बाय कटिंग रॉक्स।
हियर इट इज इंपॉर्टेंट दैट, यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि बिंदुसार, अशोक और दशरथ के द्वारा दान दी गई गुफाएं आज भी प्राप्त होती हैं। टुडे वी गेट केव्स डोनेटेड बाय बिंदुसार, अशोका एंड दशरथ। बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किया गया था। केव्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन बराबर एंड नागार्जुनी हिल। आफ्टर डेट, इसके बाद पैरा चेंज करके लिखेंगे, मौर्य कला का सबसे स्पष्ट रूप, द मोस्ट क्लियर फॉर्म ऑफ मौर्यन आर्ट इज इन द अशोकाज पिलर, अशोक के स्तंभ में प्रकट होता है। यह मौर्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन आर्ट, जिसमें चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, इन विच सैंडस्टोन ऑफ चुनार वाज यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां से फिर पैरा चेंज करेंगे और तब बताएंगे मौर्य कला का एक विविध रूप लोक कला है। तो आप डाइवर्स फॉर्म ऑफ मौर्यन आर्ट इज फोल्क आर्ट, जिसमें लोगों की, आम लोगों की भावनाओं का प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता है, इन विच प्रेजेंटेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ कॉमन पीपुल कैन बी सीन। मृदभांड संस्कृति के अंतर्गत इसे देखा जा सकता है। इट कैन बी सीन इन पोटरी कल्चर। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड प्राप्त होते हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आर फाउंड। इसके बाद मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति और दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति लोक कला के रूप है। तो idol of yaksha found from Mathura and idol of yakshini from Didarganj are the forms of folk art। नेक्स्ट पैरा आप चलते हैं, अगले पैरा में लिखेंगे कि मौर्यन आर्ट, on Mauryan art different influences of other arts can be seen। मौर्य कला पर अन्य कलाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। it was influenced from, यह यूनानी, ईरानी और बौद्ध आदर्शों से प्रभावित था। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम ग्रीक, इरानियन एंड बुद्धिस्ट आइडियाज, बट इट वॉज नॉट द काउंटर पार्ट ऑफ अदर आर्ट। किंतु यह अन्य कला का प्रतिरूप नहीं है। इट हैड इट्स सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका पृथक अस्तित्व था। इट हैड, क्लियर। अब अगले पैरा पे जाएंगे। अब देयर वेर मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम मौर्यन आर्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंटेम्पररी इंडिया। तो उस समय के समकालीन भारत में अनेक उदाहरण मौर्य कला के प्राप्त होते हैं, देखे गए हैं, और जिसमें कुछ प्रमुख हैं। इन विच सम इंपॉर्टेंट आर पाटलिपुत्रा का राजप्रसाद, अशोक के स्तूप, अशोक के अभिलेख तथा अन्य उदाहरण। द पैलेस ऑफ पाटलिपुत्रा, द स्तूप एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड अदर एग्जाम्पल्स लाइक यक्ष और यक्षिणी का आइडल ऑफ यक्ष फ्रॉम मथुरा, आइडल ऑफ यक्षिणी फ्रॉम दीदारगंज। तो दीज कैन बी मेंशन्ड हियर एज अ एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट देयरफॉर, और एज कंक्लूजन वी कैन से, मतलब कि जैसे होता है ना निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, लेकिन ये लिखना नहीं है। एज इन कंक्लूजन, तो निष्कर्षतः मौर्य कला की अपनी विशिष्ट पहचान थी। मौर्यन आर्ट हैड इट्स यूनिक आइडेंटिटी, संपूर्ण भारतीय महाद्वीप में विद्यमान है। इट इज फाउंड इन ऑल द पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, which is a symbol of integration of political integration of contemporary political system। तो जो उस समय के राजनीतिक पद्धति का, राजनीतिक प्रणाली का या राजनीतिक एकीकरण का जो प्रतीक है, which was the symbol of political integration, जो राजनीतिक एकीकरण का प्रतीक है। एंड आफ्टर, जब निष्कर्ष में मैंने बताया था कि एक पॉइंट और आप यहां दे सकते हैं, एक दो पॉइंट और दे सकते हैं कि बाद के वर्षों में इन लेटर ऑन ईयर्स, बाद के वर्षों में मौर्य कला का प्रभाव अन्य कलाओं पर दिखाई पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ मौर्यन आर्ट कैन बी सीन इन अदर आर्ट्स। ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन अगर यही चीज मैं लिखा दूंगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। इफ आंसर विल बी मेक रिटन बाय मी, अगर मेरे द्वारा लिखा दिया जाता है, इट विल बी माई आंसर, ये मेरा आंसर होगा, नॉट योर, आपका आंसर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना आंसर तैयार करना है, आपको अपना आंसर तैयार करना है। तो आप क्या कीजिए, अब इसमें क्रिएटिविटी को दिखाइए। जैसे कि अलग अलग भाग में जो मैंने बताया उसको आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, कहीं कहीं पॉइंट है तो पॉइंट को 4 पार्ट में बांट दिए, मैंने बताया भी था पिछले क्लास में, तो पिछली क्लास आप देख लीजिए तो उससे क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, और आगे पढ़ेंगे तो आज अब इसी तरह से हर क्वेश्चन को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, आप कैन बी आंसर विल बी रिटन, तो किस तरह से एक आंसर लिखा जाता है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको बता रहा हूं। लाइक द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो थ्रो लाइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाल आर्ट, अगर यह कोई प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाल कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाल आर्ट, तो क्या आपका आंसर क्या होगा। पहली बात तो इसको आप, जैसा कि मैंने मौर्य कला में भी बताया था, मौर्यन आर्ट की आंसर शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, तो आंसर को, उत्तर को आप विभिन्न भागों में बांट लेते हैं। तो ये विभिन्न भाग में आप बांट लीजिए। जैसे पाल कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालना, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन बताएंगे। दूसरी बात, आप जब पाल कला बता दिया तो इसके बाद देखिए कला, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पाल आर्ट इज स्कल्पचर, देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कल्पचर, तो मूर्तिकला का महत्व क्या है। मूर्तिकला के अलावा अदर देन स्कल्पचर दैट वर पोट्री आर्ट, तो यहां पर क्या है, मृदभांड कला है। तो मृदभांड कला है, दीज आर ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक पोट्री, तो ये क्या था कि सुंदर और कलात्मक मृदभांड थे। इसके बाद है कि मृदभांड कला के साथ साथ चित्रकला का विकास हुआ भी, तो यथेष्ट चित्रकला की यथेष्ट प्रगति, सब्सटेंशियल प्रोग्रेस ऑफ पेंटिंग। इन पाल आर्ट, पाल कला में भित्ति चित्र भी देखा गया, तो अनदर फॉर्म ऑफ ग्रेफिटी आर्ट, भित्ति चित्र, दीवार पर जो चित्र बनाया जाता है ना उसको भित्ति चित्र कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेफिटी आर्ट। तो ग्रेफिटी आर्ट वाज अदर फॉर्म ऑफ आर्ट इन पाल आर्ट, तो पाल कला में भित्ति चित्र भी है। इसके अलावा स्थापत्य, पाल शासकों ने बहुत सारे भवन निर्माण करवाए, बहुत सारे बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, तो बुद्धिस्ट विहार वगैरह और डिफरेंट टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड इन द पीरियड ऑफ पाल पीरियड। तो पाल काल में अनेक मंदिर का निर्माण, बौद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया, बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया, या भवन निर्माण हुए, बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, तो दीज आर द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये आर्किटेक्चर का पार्ट है। एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन, इसके बाद निष्कर्ष पे जाएंगे। देखिए मौर्य कला और पाल कला में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। A question can be asked, what is the basic difference in पाल आर्ट एंड मौर्यन आर्ट। तो पाल कला और मौर्य कला में बेसिक डिफरेंस क्या है। आप देखिएगा मौर्य कला जो है अपनी विशालता के लिए जाना जाता है। मौर्यन आर्ट इज नॉन फॉर इस लार्जनेस, तो इसके विशालता को प्रकट करता है, जबकि यहां क्या करता है कि पाल आर्ट शोज इट्स वेरिएशन, तो पाल कला इसकी विविधता को प्रकट करता है, डाइवर्सिटी। तो पाल कला में विविधता है, जबकि मौर्य कला में क्या है, व्यापकता यानी विशालता है। दूसरी बात कि मौर्य कला के जो एविडेंसेस हैं वो हमारे पास कंपैरेटिवली कम हैं जितना कि पाल कला के हैं। तो पाल कला के जो साक्ष्य हैं वो अनेक साक्ष्य हैं, तो जो इसके डाइवर्सिटी को शो करता है, और जबकि उसका क्या है कि सीमित विकास है। अगर अशोक के स्तंभों को छोड़ दिया जाए तो हमें, या अशोक के काल के यानी कि मौर्य काल के, इवन की जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल हैं, वह उस महल के साक्ष्य भी आज हमारे पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि क्लियर, जो स्पष्ट रूप है, क्लियर फॉर्म ऑफ मौर्यन आर्ट
कांट बी सीन इन द एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन पीरियड। तो मौर्य काल के उदाहरणों में स्पष्ट रूप में कला दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि यहां पर क्या है कि डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। दो चीजें हो गई। तीसरी बात जो मैंने बताया, तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन, हालांकि ये मेरे दिमाग की उपज है और इट कैन बी आस्क्ड, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुलनात्मक जो प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति यूपीएससी के स्तर पर रही है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि यूपीएससी को कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है बीपीएससी के लेवल पर। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये अपने स्तर पर तैयार रखना। हमने देखा मौर्य कला, तो वी हैड सीन द मौर्यन आर्ट। इन मौर्यन आर्ट वी हैड सीन टू पार्ट्स, वन इज स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, स्थापत्य और मूर्तिकला के अंतर्गत स्टेट आर्ट और फोल्क आर्ट। तो हम लोगों ने देखा था राजकीय कला और लोक कला। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां अदर देन, मतलब स्कल्पचर इज द मेन पार्ट, यहां मूर्तिकला मुख्य भाग है, लेकिन मूर्तिकला के अलावा अदर देन स्कल्पचर, मूर्तिकला के अलावा यहां क्या है, मृदभांड कला है, चित्रकला है, भित्ति चित्र है और स्थापत्य कला भी है। तो इसी को आपको लिख देना है। अब इसी में मैंने जैसा मौर्य कला में बताया था, वैसे ही यहां मैं बताने जा रहा हूं। एज आई एक्सप्लेन्ड इन मौर्यन आर्ट, जैसा कि मैंने मौर्य कला में बताया, तो जस्ट लाइक दैट उसी तरह से मैं यहां भी आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन आंसर को एक्सप्लेन करने से पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए कि पाल कला क्या है, एकदम क्लियर। जब मैं स्ट्रक्चर में जब मैं विभिन्न भागों में बांट देता हूं, तो ये आपके दिमाग में पूरा का पूरा चलता है। देखिए यही एक पार्ट है जहां आप पहले से तैयार होकर रह सकते हैं। इतिहास की एक खासियत है, और कुछ चीजों को अगर इसके साथ में आप डेवलप कर लें तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। तो और खास करके जो एक नया परिवर्तन जो आ रहा है बीपीएससी में, कि हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। नहीं तो पहले था कि मौर्य कला को पढ़ लिया, पाल कला को पढ़ लिया, पटना कलम को पढ़ लिया, इसी तीनों में से क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन अब ये दायरा जो सिमटा हुआ था, जो लिमिटेड पार्ट था, अब उसका लिमिटेशन खत्म हो गया है। जैसा कि एक बार जो ये प्रश्न पूछा गया है, कला एवं संस्कृति के विकास पर प्रकाश डालें। जब कला एवं संस्कृति बिहार में पूछा जाएगा तो ओवरऑल सब शामिल होगा उसमें मौर्य कला भी होगा, पाल कला भी होगा, साथ ही साथ मौर्योत्तर काल का भी कला होगा, गुप्त काल का भी कला होगा, गुप्तोत्तर काल का भी कला होगा। यानी गुप्तोत्तर मतलब वही जो पाल कला हो गया। पाल कला के साथ साथ पटना कलम मीडिएवल पीरियड में आ जाएंगे, फिर मधुबनी पेंटिंग पे भी आएंगे। इसके अलावा मंजूषा शैली, मंजूषा आर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में। उसी तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में। तो ये जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि एक आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, अब आप उस पे अपने तरीके से आंसर बनाइए और उसको आप ग्रुप में डालिए। फिर उसमें मैं चेक करूंगा, और वहां अगर जिस प्रकार की गुंजाइश होगी तो मैं ग्रुप में ही आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आंसर लिखना पड़ेगा। मैंने तो लिखा दिया, मौर्य कला वाला बता दिया था, वो मिल जाएगा, जो पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के आधार पर आप लिख लीजिए। लेकिन वहां अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, वही है लिमिटेड। मार्केट में भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाल आर्ट, पाल कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, तो सबसे पहले हम मूर्तिकला को पर फोकस करेंगे। मूर्तिकला के बाद, मूर्तिकला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस पर थोड़ा ज्यादा लिखा जाएगा। इसके अलावा मृदभांड कला, चित्रकला, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला को बताएंगे, और उसके बाद फिर निष्कर्ष चले जाएंगे। अब बाय द वे लिमिटेशन दे, अगर इसकी सीमाएं पूछ दिया, अगर लिमिटेशंस पूछा, पाल कला की जो सीमाओं का वर्णन करें, तो सीमा देखिएगा, तो सीमा क्या है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये किस काल का है, पाल कब हुए थे। तो पाल शासक हुए पूर्व मध्यकाल में, प्री मीडिएवल में। तो प्री मीडिएवल की जो कमियां हैं वो कमियां यहां दिखाई देंगी। दूसरी बात कि ये जो पाल शासक थे वो बुद्धिस्ट थे,
ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं। तो बुद्धिज्म के दायरे में यानी कि यहाँ कला का जो विकास दिखाई पड़ता है, जैसे मूर्ति कला वगैरह में भी जो है कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट इफेक्ट ज्यादा दिखाई देता है कंपैरेटिवली जो हिंदुइज्म और जैनिज्म या फिर अदर जो पार्ट है जैसे ग्रीक आर्ट वगैरह है उनके कंपैरेटिवली कहें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकीर्णता का दृष्टिकोण जो कि प्री-मीडिएवल पीरियड में है कि एक नैरोनेस जो विचारधारा आइडियोलॉजी है दैट कैन बी सीन इन द आर्ट ऑफ पाल आर्ट। और यही कारण है कि यहां विशालता की संकल्पना नहीं आई, यहां विविधता जो है वो सिर्फ। और दूसरी बात आपको पता है कि कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, देयर वॉज नो एनी सेंट्रल पावर इन द पाल पीरियड। तो पाल काल में पूरे भारतवर्ष पर किसी ने कब्जा नहीं किया था। पाल भी कहां है? बिहार बंगाल में है। पाल वेयर इन बिहार एंड बंगाल। सो रीजनलिटी इसमें जो है ना सो जो एक प्रकार का हाँ एक डिफरेंस ये भी दिमाग में रखिएगा मौर्य कला और पाल कला में कि मौर्य कला में राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण है, पूरे के पूरे महाद्वीप में उसका उप महाद्वीप में डेवलपमेंट है, जबकि यहां पर क्षेत्रीयता का दृष्टिकोण है, अप्रोच ऑफ रीजनलिटी। तो अप्रोच ऑफ रीजनलिटी कैन बी सीन इन पाल आर्ट। तो पाल कला में ये आप एक और अंतर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि मौर्य कला में हालांकि दोनों कला में एक चीज देखा जाए तो बुद्धिस्ट हालांकि जो इफेक्ट जो है वो हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट दोनों में तुलनात्मक नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे जैसे अशोक थे, अशोक क्या है? पहले शैव है, शैव से बौद्धिस्ट होता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैनिज्म को अपना लिया, तो आजीवक को बिंदुसार ने अपनाया। तो अदर देन हिंदुइज्म जो है वो मौर्यन आर्ट भी है, मौर्यन आर्ट का भी इफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा क्या है वहां विशालता की जो संकल्पना है वो दिखाई देती है। चलिए तो इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो कंप्लीट क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया कि इतने पार्ट में बांट देंगे, हर पार्ट अपने आप में एक पैरा हो जाएगा। अब हर पैरा में एक आध स्ट्रक्चर बनाना ना वो आपकी खासियत होनी चाहिए। आप अगर इस पार्ट में जैसे मान ले रहे मूर्ति कला का महत्व है, उसके अंतर्गत एक अगर कुछ उसकी स्पेशलिटीज है उसको 4 भाग में बांट करके स्ट्रक्चर बना दिए फिर उसको एक्सप्लेन कर दिए तो टीचर के लिए थोड़ा समझना आसान हो जाता है। इट कैन बी easy to understand. So teacher will give you more marks, ज्यादा नंबर देंगे टीचर। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो पाल कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो सबसे पहले भूमिका में क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाएगा। तो इन इंट्रोडक्शन इट कैन बी रिटन, ये लिखा जा सकता है पूर्व मध्यकालीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष पाल कला है। अच्छा एक चीज और, एक आंसर किसी ने ग्रुप में लिखा था, उसमें आपने ऊपर में परिचय लिख दिया था, आप परिचय लिख के लिखना शुरू किया था, परिचय वगैरह नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन में केवल आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वही इंट्रोडक्शन है, और ये बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, 2 से 3 लाइन में 4 लाइन में आप लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग करके कहां सेंड करना है, तो आंसर राइटिंग करके जो आपका ग्रुप है मिशन 50 का जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप भेजेंगे। और अगर आपको ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो आप जो कांटेक्ट नंबर है उस पर कांटेक्ट करके ग्रुप का लिंक ले लीजिए, आप ग्रुप में शामिल हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आप मेनली व्हाट्सएप ग्रुप ही है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। तो उसमें बुद्धिस्ट द टू नैरो थिंग कैसे शो करेगा सर पाल आर्ट, नहीं ये नैरो थिंग नहीं है, बुद्धिस्ट का मतलब नैरो थिंग नहीं है। मैंने कहा कि जहां सर्वधर्म संभाव है भारत में तो वहां क्या है केवल एक रिलीजन का कॉन्सेप्ट, जहां देखिएगा कि अब वेरिएशन है, विविधता है। तो संकीर्णता का मतलब क्या है ना कि यहां पर कहीं ना कहीं जो पाल शासक थे तो पाल शासक अगर बुद्धिस्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि उस समय के सारे लोग बुद्धिस्ट होंगे, तो बुद्धिस्ट होंगे। अगर सारे लोग बुद्धिस्ट होते तो पूरा का पूरा भारत ही बुद्धिस्ट हो जाए, यानी कि बिहार में आज कहां बुद्धिज्म अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम मिलता है। अब बिहार से ही उद्भव हुआ, ओरिजिन, इट वाज द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म इन बिहार, बट नाउ डेज लेस पीपुल ऑफ बुद्धिज्म आर फाउंड इन बिहार। तो बिहार में तुलनात्मक कम बुद्धिस्ट है। तो इस
पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां इसको निगेटिव में नहीं लेना है कि इसको मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बुद्धिज्म में नैरोनेस है। नैरोनेस इज नॉट इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्या करता है, ब्रॉडनेस को बताता है, तो ब्रॉडर थिंकिंग है। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि यहां कहीं ना कहीं जो शासक वर्ग की जो भूमिका है वो सीमित दायरे में है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे रीजनलिज्म है, जैसे कि क्या है, क्षेत्रवाद, क्षेत्रीयता का दृष्टिकोण है, जैसे बहुत सर्वधर्म संभाव के जगह पर एक कॉन्सेप्ट जो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो वो उस दायरे में कर सकते हैं कि लिमिटेड है, इसको आप नैरोनेस नहीं करेंगे। नैरोनेस वैसे टर्म का यूज भी नहीं करना है, संकीर्णता का नहीं। संकीर्ण का मतलब है कि क्षेत्र विशेष से संबंधित है, इसमें राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण नहीं है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो देखते हैं तो यहां पर आंसर में क्या लिखेंगे, पूर्व मध्यकालीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष पाल कला है। इसका उद्भव बिहार से हुआ तथा यह बंगाल तक इसका विस्तार देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। इसमें मूर्ति कला, मतलब जो पाल कला में मूर्ति कला के साथ साथ मृदभान कला, चित्रकला, भित्ति चित्र एवं स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसे विस्तृत अर्थों में समझे जाने की आवश्यकता है। कितना संक्षेप में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत संक्षेप में। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष पाल कला है। इसका उद्भव बिहार में हुआ तथा बंगाल तक इसका विस्तार देखा जा सकता है। इस कला में मूर्ति कला के साथ साथ मृदभांड कला, चित्रकला, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसे विस्तृत अर्थों में समझे जाने की आवश्यकता है। क्लियर? In English, an important aspect of pre-medieval Indian culture is Pal art. It was originating in Bihar and expanding in Bengal. It was originated in Bihar and expanded to Bengal. In this art, along with sculpture, the development of pottery, painting, frescoes, or it can be graffiti art and architecture are found, which can be seen in broader concept, जिसे विस्तृत अर्थों में समझा जा सकता है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आर्ट और कल्चर का बुक या नोट्स सर सजेस्ट, मैंने तो आप लोगों को बताया था केवीसी नैनो की जो बुक है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक एक्सप्लेन किया हुआ, वो 2021 वाला एडिशन आ चुका है। तो आप क्या करेंगे कि उसी बुक को फॉलो कीजिए और उस बुक में सारी चीजें यानी कि विस्तार से चीजें दी हुई हैं, उसके साथ साथ मेरे आंसर राइटिंग को उसमें शामिल कर लीजिए। मेरे साथ साथ देखिए मैं क्या कर रहा हूं ना, आपका हाथ पकड़ करके चलना सिखा रहा हूं कि आप अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप लिखेंगे कैसे, वो मैं बता रहा हूं। नोट्स सभी जगह दिए हुए हैं। अक्सर स्टूडेंट यही बोलते सर शुरू कैसे करना है, तो मैंने बता दिया कि शुरू कैसे करना, इंट्रोड्यूस कैसे करना। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा पाल कला की सीमाओं, पाल कला की क्या सीमाएं थी, अगर ऐसा पूछता है तो भी यही लिखेंगे, एट लास्ट में लिख देंगे इसकी कुछ सीमाएं भी हैं इंट्रोडक्शन में। तो एक चीज याद रखिएगा, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इन इंट्रोडक्शन, परिचय में, भूमिका में हम क्या करते हैं, वी क्लियर द क्वेश्चन, हम लोग प्रश्न को स्पष्ट करते हैं आपके समझ में। यानी टीचर जब इंट्रोडक्शन देखे तो उसको यह पता चल जाए कि आपने प्रश्न समझ लिया है। अब उसमें लिखना क्या है, तो उसी में ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें मैंने क्या बताया कि सबसे ज्यादा विकास किस पे हुआ, मूर्तिकला पे। तो मूर्तिकला पे विकास हुआ तो एक पैरा उस पे लिख दीजिए। तो अगला पैरा जो होगा मूर्तिकला का विकास सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पाल आर्ट, द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर। अब पैरा चेंज करके जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखना शुरू कर देंगे कि पैरा चेंज करके लिखेंगे मूर्तिकला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, मूर्तिकला का विकास, पाल कला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है मूर्तिकला का विकास, मूर्तिकला का विकास। अब इसी में भी देखिए मूर्तिकला का जो विकास हुआ तो ये मूर्तियां कौन सी मूर्तियां, मुख्य रूप से कौन सी मूर्तियां, हालांकि आप देखेंगे यहां पर पत्थर की भी मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन इसकी जो सबसे विशेषता है वो कांस्य मूर्ति है।
जो कि धीमन और उसके पुत्र बिठपाल के द्वारा डेवलप किया गया। तो स्टोन स्कल्पचर वेर फाउंड, बट द स्पेशल फीचर ऑफ पाल स्कल्पचर इज ब्रॉन्ज स्टेच्यू। तो ब्रॉन्ज स्टेच्यू जो है, ब्रॉन्ज कांस्य की मूर्तियां जो है, ये इसकी खास विशेषता है। जैसे वहां पर मौर्य कला में हम लोगों ने देखा कि पत्थर की मूर्तियां हैं, वहां मेटल की मूर्तियां नहीं मिलती हैं, लेकिन यहां पर क्या है, यहां कांसे की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ये इसकी एक विशेषता है। तो ये भी एक डिफरेंस फिर आ गया मौर्य कला और पाल कला में, कि वहां पत्थर की मूर्तियां प्राप्त होती हैं ज्यादातर, मैक्सिमम, और यहां पर क्या है, पत्थर की मूर्तियों के साथ साथ कांसे की मूर्तियां भी। देखिए एक क्वेश्चन और साथ साथ हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं, क्या डिफरेंसेस बिटवीन मौर्यन आर्ट एंड, पीडीएफ नहीं मिलता, पीडीएफ मिल जाएगा। अभी आज मैं लास्ट करूंगा ना, तो इसके बाद ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग ग्रुप में बने रहिएगा। मिशन 50 का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर? और आज पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप कल परसों में एक आंसर कल आप लिख करके डाल दीजिए ग्रुप में, मैं उस पर कमेंट कर दूंगा। क्लियर? चलिए, तो यहां पर लिखेंगे हाँ, मौर्य कला, मौर्य, ये पाल कला का, पाल कला में क्या है, पाल कला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मूर्ति कला का विकास है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पाल आर्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर इन विच, जिसमें इसकी प्रमुख विशेषता कांसे की मूर्तियां थी। अब देखिए एक चीज और यहां मैं बता रहा हूं, आपकी क्रिएटिविटी, आप यहां क्या कर सकते हैं, जो कांस्य मूर्तियां हैं ना, कांस्य मूर्तियों में जो 4 पॉइंट है, तो स्ट्रक्चर बना करके ये 4 पॉइंट को दे करके तब इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। मतलब, या जैसे कि यह आपने ऐसे किया, मूर्तिकला लिखा, मूर्तिकला, तो मूर्तिकला का 2 पार्ट है, तो कांसे की मूर्तियां, कांस्य मूर्तियां, स्कल्पचर में 2 पार्ट हो गया, कांस्य मूर्तियां, और दूसरा हो गया पत्थर की मूर्तियां, स्टेच्यू ऑफ ब्रॉन्ज स्टेच्यू एंड स्टोन स्टेच्यू। तो इसको आप 2 पार्ट में बांट करके यहां दे सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर इसीलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो फिर मेरा हो जाएगा, आंसर आपका अपना होना चाहिए। तो आप अपने अनुसार स्ट्रक्चर बनाइए ताकि वो आपको याद रहे, और वो एक बार बना करके आप रख लीजिए। हाँ, अपना नोट्स, दोस्ती यारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो नोट्स है वो आपका अपना होना चाहिए। इसको कोशिश करें कि अपना जो एक सेपरेट नोट्स है उसको शेयर ना करें। आप इस पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं। बहुत दोस्ती है जो मिशन 50 में नहीं है या आपसे दोस्ती रख रहा है, तो आप उसको ये दे सकते हैं, लेकिन जो आप अपना पर्सनल नोट्स बनाते हैं वो अपना पर्सनल रखिए, और उसको जो है सो उसको शेयर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर वही होगा कि कई बार होता है कि काम आप करते हैं, मेहनत आप करते हैं, उसका फल किसी और को मिल जाता है, अब बाद में दुख होती है। चलिए, तो आगे देखते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पाल आर्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर इन विच द पॉपुलर फॉर्म इज ब्रॉन्ज स्टेच्यू, जिसमें सबसे प्रचलित कांसे की मूर्तियां थी। कांसे की मूर्तियों के संदर्भ में अनेक विशेषताएं हैं। देयर आर मेनी मैंने अनेक विशेषताएं या अनेक पॉइंट्स, देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स इन ब्रॉन्ज स्टेच्यू। तो कांस्य मूर्तियों के अंतर्गत विभिन्न बिंदु हैं, उसमें नंबर 1 लिख सकते हैं कि कांस्य मूर्तियों के विकास में इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉन्ज स्टेच्यू धीमन और उसके पुत्र बिठपाल का योगदान था। इट वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ धीमन एंड हिज सन बिठपाल। धीमन एंड ग्रुप में ऐड करने के लिए आप लोग जो मिशन 50 का जो कांटेक्ट नंबर है उस पे आप कांटेक्ट कीजिएगा और उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है। तो धीमन और उसके बिठपाल का योगदान है, कंट्रीब्यूशन ऑफ धीमन एंड हिज सन बिठपाल। तो जिसमें पाल शासकों का सहयोग रहा, तो कोऑपरेशन ऑफ द पाल रूलर्स वाज सीन। नालंदा और कुकरीहार में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एविडेंसेज ऑफ पाल आर्ट या पाल ब्रॉन्ज स्टेच्यूज वेर फाउंड इन नालंदा एंड कुकरीहार नियर गया। यह बौद्ध आदर्शों से अधिक प्रभावित था।
इट वॉज मोर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम बौद्ध आइडियोलॉजी। यद्यपि ऑल्दो द स्टेच्यू ऑफ हिंदू गॉडेस वेयर और ऑल्सो फाउंड, हिंदू डेटीज वेयर ऑल्सो फाउंड। या मैंने बताया था कि मोर इन्फ्लुएंस जो है बौद्ध का है। हालांकि इसमें जैसे कि हिंदू आर्ट, स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादातर लोग, मैंने क्या बताया कि रूलर क्लास जो थे वो बुद्धिस्ट थे, लेकिन जो आम जनता है, आम जनता में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी तो इस कारण से क्या है कि हिंदू देवी देवता भी प्राप्त होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रभाव है वो बौद्ध का प्रभाव है। और स्पेशली जो रूलर क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांस्य मूर्तियां, ठीक है। अब कांस्य मूर्ति के बाद पत्थर की मूर्ति। अब यही देखिए, मैंने अभी तुरंत कहा था कि जब आप आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता देंगे पूर्व मध्यकालीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष पाल कला है। इसका बिहार में उद्भव हुआ तथा बंगाल तक इसका विस्तार हुआ। इसमें मूर्ति कला के साथ साथ निर्माण कला, चित्रकला, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसे विस्तृत अर्थों में समझे जाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पाल कला में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मूर्ति कला का विकास है, तो जिसमें कांस्य की मूर्तियां के साथ साथ पत्थर की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। कांस्य मूर्तियों की विशेषता यह थी कि यह धीमन और उसके पुत्र बिठपाल के द्वारा विकसित किया गया। या कांस्य मूर्तियों के निर्माण में धीमन और उसके पुत्र बिठपाल का योगदान था। साथ ही साथ पाल शासकों ने इसमें सहयोग किया। इसके उदाहरण नालंदा और कुकरीहार से प्राप्त होते हैं और यह बौद्ध आदर्शों से मुख्य रूप से प्रभावित है। हालांकि हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। यही देखिए, मतलब जैसे मैंने बताया, एक तरह से मैंने पूरा आंसर आपको दे दिया है, लेकिन मैं लैंग्वेज में इसीलिए आपको एक एक पॉइंट लिखा नहीं रहा हूं कि ये आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, चीजों को आप ये कीजिए और अपने तरीके से। अब है पत्थर की मूर्तियां, तो पाल कला में, इन पाल आर्ट, इन स्टोन स्कल्पचर, तो पत्थर की मूर्तियों के अंतर्गत इन स्टोन स्कल्पचर देयर वेर मेनी फीचर्स, अनेक विशेषताएं थी। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी, यह कलात्मक सुंदरता का उत्तम उदाहरण है। पाल कला में पत्थर की मूर्तियों की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, इसमें कलात्मक सुंदरता का उत्तम उदाहरण देखा जा सकता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी कैन बी सीन। काले बेसाल्ट पत्थर की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, तो स्कल्पचर ऑफ ब्लैक बेसाल्ट स्टोन आर फाउंड। काले बेसाल्ट पत्थर की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, स्कल्पचर ऑफ ब्लैक बेसाल्ट स्टोन आर फाउंड, जो विच वाजा, हाँ, तो ये काला बेसाल्ट पत्थर कहां से प्राप्त होता है? संथाल परगना और मुंगेर की पहाड़ियां। तो इन विच, जिसमें raw materials can be was acquired from संथाल परगना एंड मुंगेर हिल्स, जिसमें संथाल परगना और मुंगेर पहाड़ियों से कच्ची सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, यानी जो पत्थर प्राप्त हुए वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इन स्टोन, अब देखिए कांसे की मूर्ति पर ज्यादा प्रभाव है, इन ब्रॉन्ज स्टेच्यू मोर इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट का ज्यादा प्रभाव है। जबकि इसमें देवताओं का चित्रण किया गया, तो लिखिएगा इलस्ट्रेशन ऑफ डेइटीज, इलस्ट्रेशन ऑफ डेइटीज, देवताओं का चित्रण भी किया गया है। और ऑल्सो इलस्ट्रेशन ऑफ डेइटीज इज ऑल्सो फाउंड, तो ये भी देवताओं का चित्रण भी प्राप्त होता है। दीज आर ऑर्नेट, यह अलंकृत है। दीज आर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट लाइफ, यह बौद्ध जीवन से संबंधित है। बुद्ध के अतिरिक्त अदर देन बुद्ध वैष्णव मूर्तियां शैव और जैन प्रभाव, अदर देन बुद्ध के अतिरिक्त, अदर देन बुद्ध, वैष्णव स्कल्पचर, वैष्णव आइडल्स एंड शैव, वैष्णव आइडल्स आर ऑल्सो फाउंड। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यहां बुद्धिस्ट प्रभाव ज्यादा है, बौद्ध जीवन से संबंधित ज्यादा है, लेकिन इसके अतिरिक्त बौद्ध वैष्णव मूर्तियां भी मिलती हैं, लेकिन शैव और जैन प्रभाव सीमित है। लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ शैवा एंड जैना रिलीजन,
तो शैव धर्म और जैन धर्म का प्रभाव इस पर कम दिखाई दे। अगर हिंदू में भी देखेंगे तो किसका है? वैष्णव प्रभाव है। इन हिंदू इन्फ्लुएंस, वैष्णव इन्फ्लुएंस, इन हिंदू वैष्णव इन्फ्लुएंस एंड बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस। तो बौद्धिस्ट एक तो दिखता है, बौद्ध प्रभाव दिखता है, दूसरा वैष्णव प्रभाव दिखता है। शैव इन्फ्लुएंस एंड जैन इन्फ्लुएंस वेयर नॉट फाउंड मोर, ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देता है शैव का और जैन का। क्लियर? इसके बाद अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्कल्पचर। अब देखिए, पहला में मैंने इंट्रोडक्शन बताया, दूसरा में मूर्तिकला के विकास के अंतर्गत दो प्रकार की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां और उसके बाद पत्थर की मूर्तियां, और तब तीसरे पार्ट पाएंगे तो मूर्तिकला का महत्व बताएंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इन पाल आर्ट, पाल कला में मूर्तिकला के महत्व को, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कल्पचर कैन बी सीन इन डिफरेंट पॉइंट्स, विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत मूर्तिकला के महत्व को देखा जा सकता है। अभी यहां पर ये देखिए, ये यहां पर डायरेक्ट भी आप पॉइंट में भी दे सकते हैं, धार्मिक और सामान्य जीवन संबंधित, इट वॉज रिलेटेड टू रिलीजियस एंड ऑर्डिनरी लाइफ। बौद्ध के अतिरिक्त वैष्णव हिंदू धर्म से संबंधित था, बिलोंगिंग टू वैष्णव हिंदुइज्म अदर देन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म तो ज्यादा है, लेकिन उसके अलावा वैष्णव में हिंदू धर्म से संबंधित है। लोगों की जीवन शैली का प्रदर्शन, इट वॉज द डिस्प्ले ऑफ पीपुल्स लाइफ स्टाइल, और यह कलात्मक सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इट वॉज द आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ अ क्लासिक, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी। तो यह कलात्मक सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रृंगार करती हुई महिला की प्रतिमा एक प्राप्त होती है। अ स्टेच्यू ऑफ वीमेन डूइंग मेकअप वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम द पाल आर्ट, पाल स्कल्पचर। तो पाल में एक उदाहरण प्राप्त होता है, श्रृंगार करती हुई महिला की प्रतिमा, जो पाल कला का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्लियर? तो ये आप मूर्तिकला के महत्व में एक पैरा दे देंगे, और उसी पैरा में कैसे पॉइंट में आप अपने तरीके से पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, स्कल जो स्ट्रक्चर बनाकर लिखिए, वो आपकी कलात्मकता होगी, आपकी क्रिएटिविटी होगी। मैं थ्रो आउट इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मैं पॉइंट को डिफरेंट और भी सब पॉइंट में बांट दे रहा हूं। इस सब पॉइंट पर आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये कई बार क्या होता है, आपके पास समय नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन दे दिए, कंक्लूजन दे दिए, अब बाकी जितना है सबको पॉइंट फॉर्मेट में, जैसे मैं बता रहा हूं उसको पॉइंट फॉर्मेट में लैंग्वेज बनाकर डाल दीजिए, खूब नंबर आएंगे। अगर वो 38 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं आपको बता रहा हूं कि 30+ आपको मिलेंगे, बशर्ते कि सारा पॉइंट उसमें आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एक जो बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं वो भी एक हो सकता है, वो ये हो सकता है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को पैरा में डाल दीजिए, अब बाकी को पॉइंट फॉर्मेट में, जैसे कि यहां लिख दिया, पाल कला के अंतर्गत मूर्तिकला का के महत्व को विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। इन पाल आर्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्कल्पचर कैन बी सीन इन डिफरेंट पॉइंट्स। अब सबको आप पॉइंट फॉर्मेट में डाल दीजिए, इस पॉइंट फॉर्मेट में डाल देंगे, देखने में खूबसूरत लगना चाहिए। आपकी कॉपी को देख करके टीचर का मन मुग्ध हो जाए, वो देख कर ही आंसर देने के लिए जो ये हो जाए, जो बेताब हो जाए कि वो आंसर दे ही दें। तो इस तरह से ये चीजें हो सकती हैं यदि आप वैसा कॉपी में लिख दें। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका मूर्तिकला का महत्व। अब क्या करेंगे, एक एक करके सबको लिख देंगे। पाल कला में, इन पाल आर्ट, मृदभांड कला एक प्रमुख रूप है। एन इंपॉर्टेंट फॉर्म इज पोट्री आर्ट। पोट्री आर्ट इस काल से, इस कला से, फ्रॉम दिस आर्ट ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक पोट्री वेयर फाउंड। तो सुंदर एवं कलात्मक मृदभांड प्राप्त होते हैं। ये पाल युगीन सामाजिक जीवन का प्रतीक हैं। दीज आर द सिंबल ऑफ पाल एज्ड सोशल लाइफ। पाल एज्ड सोशल लाइफ। पाल कला का एक प्रमुख रूप मृदभांड कला है। एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पाल आर्ट इज पोट्री आर्ट। सुंदर एवं कलात्मक मृदभांड पाल कला से प्राप्त होते हैं। फ्रॉम पाल आर्ट ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक पोट्री वेयर एक्वायर्ड। ये पाल युगीन सामाजिक जीवन का प्रतीक हैं। दीज आर द सिंबल ऑफ पाल एज्ड सोशल लाइफ। भागलपुर के समीप अंतिचक में विक्रमशिला महाविहार के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। दीज आर
acquired obtained from the remaining of विक्रमशिला महाविहार at अंतिचक नियर भागलपुर। ये एक पैरा हो गया। अब एक एक पैरा में मेनली आपको मूर्तिकला देना था, मूर्तिकला में कांस्य मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियां देना था। उसके बाद एक एक पैरा में सबको एक्सप्लेन कर देंगे, 4 साढ़े 4 पन्ना में आपका आंसर हो जाएगा। सफिशिएंट है बीपीएससी के लिए, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। चलिए ठीक है। अब है क्या, चित्रकला की यथेष्ट प्रगति। तो पाल कला में चित्रकला की भी यथेष्ट प्रगति हुई। इन पाल कला सब्सटेंशियल प्रोग्रेस ऑफ पेंटिंग इज ऑल्सो सीन, देखा गया। ऑल्सो सब्सटेंशियल प्रोग्रेस ऑफ पेंटिंग इन पाल आर्ट, पाल कला में चित्रकला की यथेष्ट प्रगति हुई। तो इट वाज ऑल्सो द सब्सटेंशियल प्रोग्रेस ऑफ पेंटिंग। पांडुलिपियों के चित्रण के अतिरिक्त दीवारों पर भी चित्रण किया गया था। इलस्ट्रेशन ऑन वॉल्स अदर देन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो हुआ पांडुलिपियां, पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट पता है ना, हाथ से लिखी हुई जो मौलिक रचनाएं होती हैं उसको पांडुलिपि बोलते हैं। जो फंडामेंटल जो राइटिंग बाय हैंड दैट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो पांडुलिपियों के चित्रण के अतिरिक्त दीवारों पर चित्रण भी किया गया था। तो इलस्ट्रेशन ऑन वॉल्स अदर देन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो डन। लगभग 100 लघु चित्र प्राप्त होते हैं। तो फ्रॉम पाल आर्ट, पाल कला से वी हैड रिसीव्ड अबाउट 100 मिनिएचर्स। तो पाल कला से हम लोगों ने लगभग 100 लघु चित्र प्राप्त किया है। इसमें प्राथमिक रंगों के साथ साथ सहायक रंगों का प्रयोग होता था। तो देयर वाज द यूजेज ऑफ प्राइमरी कलर्स एज वेल एज ऑक्सिलरी कलर्स। तांत्रिक कला का प्रभाव भी। अब एक चीज और याद रखिएगा, 7वीं सदी के आसपास आते आते तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ता है। तो तांत्रिक आर्ट इज ऑल्सो, द इफेक्ट ऑफ तांत्रिक आर्ट इज ऑल्सो फाउंड इन पाल पेंटिंग्स। तो पाल चित्रकला में तांत्रिक कला का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। नेपाल और बर्मा की कलाओं से समानताएं देखी जा सकती हैं। तो सिमिलरिटीज टू द आर्ट ऑफ नेपाल एंड बर्मा कैन बी सीन। क्लियर। तो ये एक आपका पैरा हो जाएगा चित्रकला पर। चलिए अभी हम लोग मेंस की बात कर रहे हैं, तो पीटी की चर्चा इसमें नहीं की जाएगी। और पीटी के लिए जो सुबह में क्लास होती है, तो सुबह की क्लास में पीटी से संबंधित प्रश्न पूछा कीजिए। अभी जो भी आप क्वेश्चन कीजिए वो मेंस से रिलेटेड। क्लियर। चलिए आगे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है भित्ति चित्र। अभी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मूर्तिकला, मूर्तिकला के बाद मृदभांड कला, मृदभांड कला के बाद चित्रकला, और चित्रकला के बाद भित्ति चित्र। दीवारों पर जो चित्रण किया जाता है उसी को भित्ति चित्र कहते हैं। ग्रेफिटी आर्ट मीन्स आर्ट ऑन वॉल। तो वॉल पर जो आर्ट होता है चित्रकला है। तो भित्ति चित्र। तो स्पेशल फीचर ऑफ पाल आर्ट इज, तो पाल कला का एक विशेष रूप भित्ति चित्र भी है। स्पेशल जो पैरा चेंज करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाल कला का एक विशेष रूप भित्ति चित्र है। एन स्पेशल फीचर ऑफ पाल आर्ट इज ग्रेफिटी आर्ट, जो नालंदा जिला के सराय स्थल से प्राप्त होता है, विच इज रिसीव्ड फ्रॉम सराय साइट ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ग्रेनाइट पत्थर के चबूतरे के नीचे के भाग में प्राप्त एक साक्ष्य है। एन एविडेंस फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ ग्रेनाइट स्टोन प्लेटफॉर्म। यह अजंता एवं बाघ गुफा चित्रों का प्रभाव भी दर्शाता है। इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ अजंता एंड बाघ केव पेंटिंग। क्लियर। तो ये आप एक पार्ट कर दिए। इसके बाद चलते हैं स्थापत्य कला। तो इन पाल आर्ट, पाल कला में देयर वेर मेनी बिल्डिंग्स, बहुत सारे भवन प्राप्त होते हैं। देयर वेर मेनी बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर, और स्थापत्य रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो पाल शासकों ने, पाल रूलर्स हैड गिवन द डिसिसिव कंट्रीब्यूशन इन आर्किटेक्चर। तो पाल शासकों ने स्थापत्य कला में अपना निर्णायक योगदान दिया। जो बुद्धिस्ट बिहार आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट बिहार जो है वो स्थापत्य कला के उदाहरण है। ओदंतपुरी,
नालंदा विक्रमशिला महाविहार इसके उदाहरण है। एग्जाम्पल्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओदंतपुरी, नालंदा एंड विक्रमशिला। तो ओदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला से इसके प्राप्त होते हैं। नालंदा के मंदिर, स्तूप और विहार, टेम्पल्स, स्तूप एंड विहार ऑफ नालंदा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पाल आर्किटेक्चर। तो पाल कला के, पाल स्थापत्य कला के उदाहरण हैं नालंदा के मंदिर, स्तूप और विहार। क्लियर? तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पैरा हो गया। और इसके बाद आप लोग निष्कर्ष पर चले जाएंगे। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो पाल आर्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो पाल कला भारत, इसमें देखिए लास्ट में क्या करें, देयरफॉर दे देंगे या अतः दे देंगे या निष्कर्षतः दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का अंत हो जाएगा। तो देयरफॉर एज कंक्लूजन, या फिर तो वही लिखेंगे निष्कर्षतः भारतीय कला एवं संस्कृति के विकास में पाल कला का महत्वपूर्ण योगदान है। तो पाल आर्ट इज वॉज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इसमें उन्नत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इन दिस आर्ट एविडेंस ऑफ एडवांस्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ इज फाउंड। और एक पॉइंट जो आप किसी भी आर्ट में लिख सकते हैं, ये किसी भी आंसर के लास्ट में आप लिख सकते हैं कि पाल आर्ट इज अ गाइड टू लेटर आर्ट एंड कल्चर। तो पाल कला परवर्ती कला एवं संस्कृति के लिए पथ प्रदर्शक है। मौर्य कला परवर्ती कला एवं संस्कृति हेतु पथ प्रदर्शक है। पटना कलम परवर्ती कला एवं संस्कृति हेतु पथ प्रदर्शक है। तो एक ऐसा लाइन है जो आप एट लास्ट कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो निष्कर्ष के लिए एक, जब कोई पॉइंट नहीं आ रहा तो एक पॉइंट आप दे देंगे। क्लियर? ये पाल कला हो गया। बुक कौन सा ले सर? मैं बार बार बोल रहा हूं, केबीसी नैनो की जो किताब है मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, आप केबीसी नैनो की बुक को फॉलो कीजिए। जो क्वेश्चन बैंक वाली किताब है मेंस के लिए, क्वेश्चन बैंक जीएस मेंस के लिए क्वेश्चन बैंक वाली किताब केबीसी नैनो की किताब है, उसको आप लोग फॉलो करें, सबसे अच्छी किताब है। चलिए अब अगला एक जो सेक्शन है वो कौन सा? पटना कलम। अब पटना कलम की हम लोग बात कर लेते हैं। पटना कलम, तो बिहार की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत पटना कलम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द पटना कलम अंडर द आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। पटना कलम को पढ़ने से पहले ये सब हमें नोट करना पड़ेगा सर, पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका। मैं बार बार बोल रहा हूं, पीडीएफ इसका उपलब्ध होगा। आज के बाद आप ग्रुप में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए मैं आज इसको खत्म कर रहा हूं। आज आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा, पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। अगर ग्रुप के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप मिशन 50 आईएएस के किसी भी कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। जो यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो मिशन 50 आईएएस का जो ऑफिस है, ऑफिस और क्लासरूम है, यही एकमात्र ऑफिस और क्लासरूम है। इसके अलावा कहीं भी मिशन 50 आईएएस का क्लासरूम नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। कई बार लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो मिशन 50 आईएएस केवल और केवल इनकम टैक्स गोलंबर के पास अभी अवस्थित है। तो आप वहां के ऑफिस का जो कांटेक्ट नंबर होगा उस पे कांटेक्ट करके मिशन 50 आईएएस के ग्रुप में जुड़ जाइए और फिर मिशन 50 आईएएस के ग्रुप में जुड़ करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग तीसरे सेक्शन पे जा रहे हैं। पटना कलम, कलम मतलब पेंटिंग यानी चित्रकला, चित्रकला का एक रूप। देखिए जैसे कि हम लोगों ने मौर्य कला की बात की, तो मौर्य कला में क्या किया? एक किया स्थापत्य कला और मूर्ति कला। इन मौर्यन आर्ट वी हैड सीन द स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। और स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में हम लोगों ने देखा राजकीय कला और लोक कला, स्टेट आर्ट और फोल्क आर्ट। फिर हम लोग आए कि इस पर पाल कला में। तो पाल कला में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे ज्यादा मूर्ति कला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्कल्पचर। स्कल्पचर में भी दो है, कांसे की मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियां। तो ब्रॉन्ज स्टेच्यू एंड ब्रॉन्ज स्टेच्यू एंड स्टोन स्टेच्यू, ये दोनों हम लोगों ने देखा।
और उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि पाल कला में चित्रकला भी है, मृदभांड कला भी है, साथ ही साथ चित्रकला, मृदभांड कला, भित्ति चित्र भी है और स्थापत्य कला भी है। तो वो वेरिएशन है। अब हम लोग जब पटना कलम की बात करेंगे तो एक चीज याद रखेंगे, पटना कलम कब विकसित होता है? जब मुगल पेंटिंग का अंत होता है। आप लोगों को पता होगा जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने उत्कृष्ट बिंदु पर था। इन द पीरियड ऑफ जहांगीर पेंटिंग वाज इन इट्स गोल्डन एज। चित्रकला अपने स्वर्णिम युग में था। हालांकि इस पर पीटी में भी, पीएससी पीटी में भी प्रश्न पूछे गए हैं कि पेंटिंग का विकास कब हुआ। आप देखेंगे हुमायूं के समय में ही पेंटिंग का विकास हो गया था, लेकिन पेंटिंग के लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट जो एस्टेब्लिश किया था वो किया था अकबर ने। अकबर ने उसके लिए फैक्ट्री बनाई। हालांकि चित्रकला की नींव रखी गई, मुगल चित्रकला की नींव रखी गई हुमायूं के समय में। हुमायूं के समय में ही चित्रशाला की स्थापना की गई थी, एक पेंटिंग के लिए एक जगह मतलब कि बना दिया गया था। लेकिन चित्रकला को विकसित रूप देने में अकबर का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अकबर ने क्या किया? अकबर ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, उसके लिए एक कारखाना, फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। लेकिन जो कह सकते हैं कि चित्रकला को सबसे ज्यादा विस्तार जो दिया था वो जहांगीर ने। जहांगीर खुद भी बहुत बड़ा पेंटर था। जहांगीर खुद बोलता है कि अगर किसी ने 10 चित्रकार ने अगर कोई पेंटिंग बनाई है तो मैं बता सकता हूं कि किस चित्रकार ने कौन सा अंग बनाया है। इन द जहांगीर पीरियड इट वाज इन पेंटिंग वाज इन गोल्डन पीरियड। सर एमए हिस्ट्री, बीपीएससी हिस्ट्री राइटिंग इन से डिफरेंस टाइप से किस प्रकार लिखते हैं? आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं मीनू कुमारी, देखिए क्या है ना कि हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री, देखिए एमए में जो लिखते हैं तो एमए में विस्तार देना रहता है। चूंकि क्या है ना कि एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो एमए के स्तर पर लगभग 8-10 पेज तक चला जाएगा। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, बीपीएससी का पेज जितना छोटा छोटा होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एमए में आपके पास उतना लिख दीजिएगा तो एमए पास ही नहीं कीजिएगा। तो एमए जो होता है एकेडमिक जो स्टडी होती है उसमें कॉपी भरना रहता है, लेकिन यहां क्या होता है ना, टू द पॉइंट लिख करके कॉपी भरना रहता है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो वो एकेडमिक अलग होता है, बीए एमए अलग होता है, और यहाँ जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं यहाँ टू द पॉइंट ही आप लिखिएगा ना चीजों को। जितना मैंने पॉइंट बताया उतना पॉइंट को अगर कंसाइज वे में अगर एमए के विद्यार्थी को दे दीजिएगा वो तो उस पर 10 पेज लिख देगा। वो लिखने की आदत है उनको, लेकिन 10 पेज पे नहीं लिखना। मैंने जितना बताया वो सारे पॉइंट को अगर आप मात्र 4-4.5 पेज में लिखते हैं तभी आपका स्टैंडर्ड आंसर होगा। इसी पे जब मैं पटना कलम की बात करता हूं तो अभी मैंने बताया पटना कलम का विकास हुआ। पटना कलम वाज डेवलप्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पेंटिंग। मुगल चित्रकला अपने उत्कृष्ट स्तर पर जहांगीर के काल में था। मुगल painting was in golden period in the age of जहांगीर, बट आफ्टर जहांगीर के बाद धीरे धीरे पेंटिंग का डिक्लाइन होता है, चित्रकला का पतन होता है। इट वॉज द डिक्लाइन ऑफ पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, एंड इन द पीरियड ऑफ औरंगजेब के काल में इट वॉज द जस्ट मतलब एंड ऑफ मुगल पेंटिंग। तो मुगल पेंटिंग का एक तरह से अंत हो गया, क्योंकि ही हैड नो एनी इंटरेस्ट इन पेंटिंग। तो औरंगजेब हैड नो एनी इंटरेस्ट इन पेंटिंग। तो औरंगजेब की चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। वो केवल चित्रकला का एक रूप था सुलेखन, जो राइटिंग जो थी ना वो सुंदर सुंदर लिखना, तो वो क्या कुरान की आयतों को लिखता रहता था। बट ही हैड नो एनी इंटरेस्ट इन पेंटिंग। उसकी पेंटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। इसीलिए इन द पीरियड ऑफ औरंगजेब एंड आफ्टर दैट, औरंगजेब के काल में तथा उसके बाद के काल में जब मुगल चित्रकला का पतन हुआ, व्हेन इट वाज द डिक्लाइन ऑफ मुगल पेंटिंग, देयर वेर मेनी रीजनल पेंटिंग्स आर्ट वेर डेवलप्ड। तो बहुत सारे, देयर वेर मेनी रीजनल पेंटिंग आर्ट्स, तो बहुत सारे क्षेत्रीय चित्रकला दिखाई पड़ते हैं।
इन विच, जिसमें वन वाज पटना कलम, जिसमें एक पटना कलम है। ठीक है, तो मुगल पेंटिंग के अंत के बाद पटना कलम का विकास होता है। तो एक तो यही बताएंगे, इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि पटना कलम इज अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार, इट शोज द रीजनल आर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, तो ये मौर्य कला का, ये मैं बोल रहा हूं बिहार की कला एवं संस्कृति का एक रूप है पटना कलम। यह ओवरऑल यानी भारत की एक क्षेत्रीय कला है। तो इट वाज अ रीजनल आर्ट ऑफ इंडिया, और इसमें बहुत सारे मतलब इट वाज डेवलप्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पेंटिंग। तो मुगल चित्रकला के पतन के बाद इसका विकास हुआ। तो इसके विभिन्न बिंदुओं को डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दिस आर्ट कैन बी सीन इन डिफरेंट वेज। तो विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत इसके विभिन्न पक्षों को देखा जा सकता है। क्लियर? इसके बाद बताएंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उद्भव और विकास को दिखाएंगे। अब देखिए, यही चीज है, पहले इंट्रोडक्शन बता दिया, फिर उद्भव और विकास को बता दिया, फिर अन्य कलाओं का प्रभाव है कि नहीं बता दिया, फिर इसमें क्या क्या विषय वस्तु है, इसकी विशेषता क्या क्या है, व्हाट आर द कंटेंट, उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं, इसमें विषय वस्तु के अलावा इसकी विशिष्टता कुछ कुछ है। और साथ ही साथ मुगल शाही शैली से, चूंकि मुगल कला के डिक्लाइन के बाद इसका डेवलपमेंट हुआ, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पीरियड, मुगल पेंटिंग इट वाज डेवलप्ड। सो व्हाट वाज द डिफरेंसेज ऑफ पटना कलम अदर देन मुगल पेंटिंग। तो मुगल कला से, मुगल शाही शैली से इसमें भिन्नता क्या है, इसके बाद कुछ प्रमुख चित्रकार इसके जो है उसके बारे में बता दीजिए, और उसके बाद आप निष्कर्ष बता दीजिए। तो एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन विल बी गिवन, आफ्टर दैट इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, देन इंपैक्ट ऑफ अदर आर्ट, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ दिस पटना कलम, एंड if there is any specification it can be mentioned here, and then variation from the Mughal imperial style, Mughal imperial style से मुगल शाही शैली से वेरिएशन कैसे है इसमें, and then leading painters can be explained, and after that it can be conclude। यही मैं बता रहा हूं, जब भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है उसको अलग अलग भागों में बांटिए। अलग अलग भाग में, अगर 6-7 भाग में, 8 भाग में आपने बांट दिया तो 6-7-8 पैरा आपके हो गए। और ये अगर शुरू में ही वर्क कर लीजिएगा तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। तो यही सिंप्लीफिकेशन कीजिए, यही आर्ट है, यही कला है, राइटिंग की कला है, यही लिखन कला की विशेषता है। चलिए ठीक है, तो अब इसको भी मैं बता दे रहा हूं कि कैसे क्या क्या लिखना है पॉइंट में। तो देखिए, बिहार के कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग पटना कलम है। जैसा कि मैंने सब में बताया, ये लाइन तो कहीं भी आप लिख सकते हैं कि पटना कलम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। यह मुगल साम्राज्य के पतन के काल में विकसित हुआ। इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। चित्रकला का एक विशिष्ट रूप है, इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पेंटिंग। यह चित्रकला का विशिष्ट रूप है, इसे बृहद परिप्रेक्ष्य में समझे जाने की आवश्यकता है। ये लाइन कहीं भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक ऐसा लाइन है जो कि कहीं भी लिखा जा सकता है कि नीड टू अंडरस्टैंड इन द पटना कलम, नीड टू अंडरस्टूड इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो ये आप एक लाइन है जो किसी के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे मौर्यन आर्ट नीड टू बी अंडरस्टूड इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, पाल आर्ट नीड टू बी अंडरस्टूड इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो आप देखिए, हर चूंकि ढेर सारे क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो सब में यही नहीं लिखेगा कि बृहद परिप्रेक्ष्य में समझे जाने की आवश्यकता है। इसे विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है, इसे विस्तार से समझे जाने की आवश्यकता है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन है उसको लास्ट करेंगे। तो लास्ट में इस तरह से एक पॉइंट दे सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या हो गया? एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार इज पटना कलम। It was developed during the decline of the Mughal Empire. It was a special form of painting which need to be understood in a broader perspective.
बिहार की कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग पटना कलम है, जो मुगल साम्राज्य के पतन के काल में विकसित हुई। यह चित्रकला का एक विशिष्ट रूप है जिसे बृहद परिप्रेक्ष्य में समझे जाने की आवश्यकता है। ये इंट्रोडक्शन हो गया, जो सबसे हार्ड पार्ट लगता है लोगों को कि क्या करेंगे, यानी कि कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसी क्वेश्चन को, तो वो मैंने आसान कर दिया। अब आपके लिए आसान होगा लिखना। अब देखिए, फिर उद्भव और विकास। तो मुगलों के पतन से कलाकारों को का शाही संरक्षण अंत हो गया। तो आप बताएंगे कि पटना कलम के उद्भव और विकास को, उद्भव एवं विकास को समझा जाना चाहिए या समझने की आवश्यकता है। चूंकि मुगलों के पतन से, सिंस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगलों के पतन से कलाकारों का शाही संरक्षण समाप्त हो गया। रॉयल पैट्रोनेज ऑफ आर्टिस्ट वाज एंडेड। तो शाही संरक्षण, जो प्रोटेक्शन मिला होता, प्रोटेक्शन बाय द रूलर्स वाज एंडेड। तो शाही संरक्षण समाप्त हो गया। शाही कलाकारों का विभिन्न क्षेत्रों में पलायन हो गया। तो आर्टिस्ट ऑफ रॉयल आर्टिस्ट माइग्रेटेड इन डिफरेंट एरियाज। तो माइग्रेशन ऑफ रॉयल आर्टिस्ट टू द डिफरेंट रीजन्स, समझ रहे हैं। दिल्ली में पहले, आगरा में, फिर दिल्ली में मुगल काल का विकास है। ऐसे हालांकि जहांगीर तक क्या है, आगरा दिल्ली है। तो आगरा और दिल्ली में सारे कलाकार धीरे धीरे आ जा रहे हैं, बीरबल, तानसेन। तो इसी तरह से अब जब पेंटर की बात करेंगे तो अबुल हसन, फिर और कौन था, हाँ, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, वो अकारिजा सबसे पहले है, बीजाद। तो बहुत सारे जो है, तो जो पेंटर थे, तो ये सारे पेंटर कहां हो गए, सेंटर आगरा और दिल्ली में। लेकिन जब मुगलों का संरक्षण समाप्त हो गया तो ये सब अपने अपने घर चले गए, अपने अपने एरिया में चले गए और वहीं पर आर्ट को डेवलप किया। तो उसी के अंतर्गत पटना कलम का विकास हुआ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पटना कलम के उद्भव एवं विकास का एक विशिष्ट रूप है। इट वॉज द स्पेशल फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पटना कलम। मुगलों के पतन से कलाकारों का शाही संरक्षण समाप्त हो गया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एंडेड, इट वॉज द एंडेड ऑफ रॉयल पैट्रोनेज ऑफ आर्टिस्ट। शाही कलाकारों का विभिन्न क्षेत्रों में पलायन हो गया। तो माइग्रेशन ऑफ रॉयल आर्टिस्ट टू डिफरेंट रीजन वॉज सीन। क्षेत्रीय स्तर पर कला का विकास हुआ। इट वॉज द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन द रीजनल लेवल, एमंग व्हिच, जिसमें से पटना कलम एक था। पटना कलम वॉज वन ऑफ दीज। क्लियर। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो अनेक कला का विकास हो उसमें एक पटना, चूंकि आप बिहार बीपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं तो पटना कलम देंगे। और अलग अलग एमपी में अलग आर्ट है, राजस्थान का अलग आर्ट है, तो सब जगह का अलग अलग आर्ट है। तो उसी में से एक पटना कलम है। पटना कलम का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पटना कलम, यहां पटना पेन मत दीजिएगा, पटना कलम दीजिएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ पटना कलम टिल अर्ली 18th सेंचुरी। तो पटना कलम का विकास 18वीं सदी के आरंभ तक देखा जा सकता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका दूसरा भाग। तीसरे भाग पर आइए। पटना कलम पर अन्य कलाओं के प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। इंपैक्ट ऑफ अदर आर्ट कैन बी सीन ऑन पटना कलम। मोस्टली, ज्यादातर मुगल शाही शैली का प्रभाव था। इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल इंपीरियल स्टाइल वॉज फाउंड अदर देन मुगल स्टाइल। मुगल शाही शैली के अलावा समकालीन ब्रिटिश कालीन शैली का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ कंटेम्पररी ब्रिटिश स्टाइल कैन ऑल्सो बी सीन। इसके अलावा अदर देन दीज टू, जो नेशनल स्टाइल, ये जो दो राष्ट्रीय शैली है, जो मुगल शैली और ब्रिटिश शैली है, उसके लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो क्लैरिफाइड। ठीक है। तो लोकल जो स्थानीय विशिष्टताएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं।
क्लियर? तो अन्य कलाओं के प्रभाव में ये बता देंगे। अब बताएंगे इसकी विषय वस्तु क्या है। अब यहां पर एक पॉइंट है जो मैंने किया था, मैं जब आंसर अपना तैयार करता था तो इसको मैं हमेशा स्ट्रक्चर में दे देता था। विषय वस्तु करके 3 भाग में बांट दीजिए, एक लघु चित्र मिनिएचर, दूसरा दैनिक जीवन के दृश्य मतलब जो सीन्स ऑफ डेली लाइफ, और तीसरा पशु पक्षियों एवं फूलों का चित्रण इलिस्ट्रेशन ऑफ एनिमल बर्ड एंड फ्लावर्स। ये 3 भाग में बांट दीजिए। तो और इसी को आप लिख सकते हैं कैसे? तो पटना कलम की विषय वस्तु को कई भागों में बांटकर देखा जा सकता है। तो कंटेंट ऑफ पटना कलम कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स। इसका सब इसमें लघु चित्र प्राप्त होते हैं। तो मिनिएचर्स आर फाउंड इन दिस स्टाइल। दैनिक जीवन के दृश्य और जनसाधारण का जीवन भी इसमें दिखाई पड़ता है। तो सीन्स ऑफ डेली लाइफ एंड लाइफ ऑफ कॉमन मैन इज ऑल्सो सीन। इसके अलावा अदर देन मिनिएचर एंड सीन्स ऑफ डेली लाइफ, इलिस्ट्रेशन ऑफ एनिमल बर्ड एंड फ्लावर्स आर ऑल्सो सीन। तो इसके अलावा पशु पक्षियों और फूलों का चित्रण भी इसमें प्राप्त होता है। क्लियर? अब इसमें है कि इसकी विशिष्टताएं क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मुगल शैली दीजिएगा तो मुगल शैली से कुछ डिफरेंसेस यहां दिखाई पड़ता है। तो इन पटना कलम में अनेक विशिष्टताएं प्राप्त होती हैं। देयर वेयर मेनी स्पेसिफिकेशंस। इसको आप पॉइंट फॉर्मेट में भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। चित्रों में पृष्ठभूमि का महत्व नहीं था। देयर वॉज नो इंपॉर्टेंस ऑफ बैकग्राउंड इन पिक्चर्स। तो बैकग्राउंड डजंट मैटर इन पिक्चर्स। तो चित्रों में पृष्ठभूमि का महत्व नहीं था, जबकि पृष्ठभूमि देखिएगा मुगल काल की विशेषता थी। मुगल चित्रकला की विशेषता थी कि उसमें पृष्ठभूमि थी। तो पृष्ठभूमि मुख्य रूप से गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे नीले रंग का प्रयोग होता था। मेनली यूज ऑफ डार्क ब्राउन, डार्क रेड, लाइट येलो एंड डार्क ब्लू कलर्स आर सीन। पेंसिल की जगह ब्रश से ही तस्वीर और रंग होता था। पिक्चर्स एंड कलर्स विथ अ ब्रश इंस्टीड ऑफ अ पेंसिल वाज यूज्ड। तो यहां पर यूज किया गया, पिक्चर में ब्रश का ही प्रयोग किया गया। और मनुष्य के चित्र का एक विशिष्ट रूप है। टिपिकल फॉर्म ऑफ ह्यूमन पोर्ट्रेट वाज फाउंड इन पटना कलम। तो पटना कलम में मनुष्य के चित्र को एक विशिष्ट रूप में दिखाई दिया गया। क्लियर? इसके बाद है मुगल शाही शैली से क्या विशेषता है। तो 2 प्रमुख विशेषता है। तो इसको भी आप 2 स्ट्रक्चर बनाकर दे सकते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चूंकि इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। सिंस पटना कलम was developed after the decline of मुगल पेंटिंग। चूंकि पटना कलम का विकास मुगल चित्रकला के अंत के बाद हुआ, सो इसीलिए कभी कभी समटाइम्स इट वाज एक्सप्लेन्ड एज द काउंटर पार्ट ऑफ मुगल पेंटिंग। इसीलिए कभी कभी इसे मुगल शैली का एक प्रतिरूप भी समझा जाता है, किंतु यह गलत है। बट इट इज नॉट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो यह गलत है। देयर वेयर वेरिएशन फ्रॉम मुगल इंपीरियल स्टाइल। इसमें मुगल शाही शैली से भिन्नता स्पष्ट देखी जा सकती है। इसमें मुगल शाही शैली से भिन्नता स्पष्ट देखी जा सकती है। इसमें सजीवता थी। देयर वाज इट वाज क्लोज रिलेशनशिप विथ लाइफ एंड नॉर्मल लाइफ। तो इसमें सजीवता थी तथा यह सामान्य जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। इसमें रंगों के उपयोग एवं छायांकन में भी मुगल शैली से भिन्न। अभी मैंने बताया था ना कि वहां बैकग्राउंड था। तो देयर वाज नो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट इन पटना कलम। पटना कलम में क्या है, पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि मुगल शाही शैली में पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी। तो ये आप 2 अंतर देख सकते हैं। एक तो इसमें सजीवता दिखाई पड़ता है सामान्य जीवन शैली से, जबकि वहां शाही जीवन शैली से संबंधित है। मुगल पेंटिंग वाज रिलेटेड टू रॉयल लाइफ, शाही जीवन से संबंधित है। इट वाज रिलेटेड टू कॉमन लाइफ, यह सामान्य जीवन से संबंधित है। एंड डिफरेंसेस, तो यहां पर क्या है
कि जो पेंसिल का यूज किया गया, यूजेज ऑफ पेंसिल इन मुगल पेंटिंग, वाइल यूजेज ऑफ ब्रश इन पटना कलम। तो पटना कलम में ब्रश का प्रयोग किया गया और रंग का भी उपयोग जो किया गया, रंग के उपयोग में और छायांकन में भी भिन्नता दिखाई देती है। डिफरेंटेड इन यूज एंड शेडिंग ऑफ ग्रीन कलर्स, तो कलर्स के प्रयोग में यहां भिन्नता दिखाई पड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट पे आएंगे। अब प्रमुख चित्रकार कौन है? देयर वर मेनी लीडिंग पेंटर्स इन पटना कलम। पटना कलम में अनेक चित्रकार हैं। इनिशियली स्टार्ट में, आरंभ में सेवक राम और हुलास लाल का महत्वपूर्ण योगदान था। दैट वाज अ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सेवक राम एंड हुलास लाल। इसके अतिरिक्त अदर देन दीज पेंटर्स, जयराम दास एंड शिवदयाल लाल वेर ऑल्सो एक्सप्लेन, इनके भी हैं। एंड द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पटना कलम वाज ईश्वरी प्रसाद। तो पटना कलम के अंतिम प्रतिनिधि ईश्वरी प्रसाद हैं। ये आपने बता दिया। चूंकि देखिए ये इसीलिए मैंने प्रमुख चित्रकार बताया, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, फिर इसमें अपना योगदान दिया अन्य कलाकारों ने, और एट लास्ट इसके अंतिम प्रतिनिधि के रूप में लास्ट रिप्रेजेंटेटिव वाज ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद इसके अंतिम प्रतिनिधि हैं। तो इसको आप बता दे रहे हैं और तब एट लास्ट क्या करेंगे? निष्कर्ष कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में बता सकते हैं बिहार के गौरवशाली कला एवं संस्कृति की देन पटना कलम है। तो पटना कलम इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोरियस आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। यह मुगल, ब्रिटिश और क्षेत्रीय प्रभाव का सम्मिश्रण है। इट वॉज द मिक्सचर ऑफ मुगल, ब्रिटिश एंड रीजनल इन्फ्लुएंसेस। इसमें समन्वय के रूप में इसकी मौलिकता है। इट्स ओरिजिनलिटी एज कोऑर्डिनेशन, इट्स ओरिजिनलिटी एज कोऑर्डिनेशन के रूप में इसकी, यही देखिए खासियत है। और ये इंट्रोडक्शन, ये कंक्लूजन जो आप देखेंगे जनरली किताब वगैरह जो मार्केट में है उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग एट लास्ट, मतलब अंत में हम लोग मधुबनी पेंटिंग की भी बात कर लेते हैं। मधुबनी चित्रकला या रहने दिया जाए? नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मधुबनी पेंटिंग देख लेंगे ना। अच्छा ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग और आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार जो है सो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहां तक का आप लोग को मिल जाएगा, यहां तक का जो पीडीएफ है वो ग्रुप में मिल जाएगा, और अगला जो मधुबनी पेंटिंग है उसका नेक्स्ट टाइम में प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं।